कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सत्ता चाहे दिल्ली की हो या यूपी की, भारत के कई राज्यों में इन गिने चुने परिवारों का ही वर्चस्व है जो दशकों से राज्य व देश की सत्ता संभालते आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्याय सभा टीवी भारत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रेड बत्ती में। मैं प्रज्ञा सिंह। भारत में राजनीति का सबसे कटु सत्य है वंशवाद। जहां एक तरफ हम कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत देश के नागरिकों को वोट देने और अपने नेता का चुनाव करने का पूर्ण अधिकार है, वहीं दूसरी ओर कई नेताओं को हम सिर्फ इसलिए वोट देते आ रहे हैं क्योंकि उनका नाम एक प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार से जुड़ा है। हमारा संविधान कहता है कि भारत के लोकतंत्र में वंशवाद के लिए कोई जगह नहीं है। फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत की राजनीति पर वंशवाद इस कदर हावी हो गया है? शासन की वह पद्धति जिसमें एक ही परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता के सिंहासन पर बैठने की एक रीत, जिसका नाम है वंशवाद। ये कहना गलत नहीं होगा कि वंशवाद के कारण भारत देश आजाद होकर भी आजाद नहीं है। अगर बात करें किसी भी ऐसे नेता की जो किसी भी राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हो, तो उसे समाज में पारिवारिक दबदबा, खानदानी और जाति जगत समर्थन विरासत में मिलता है, जिसके चलते राजनीति और सत्ता तक उसकी पहुंच बहुत आसानी से हो जाती है। या यूं कह ले कि विरासत में मिलने वाली प्रसिद्धि उन्हें करिश्माई नेता बना देती है, जिसके बाद वह दलगत संरचनात्मक राजनीतिक प्रक्रिया से ऊपर उठ जाता है। ऐसे नेताओं पर अनुशासन, वरिष्ठता या नियम कायदे लागू नहीं होते। वहीं दूसरी ओर ऐसे नेता जिनके पीछे कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं होता, उन पर सारे अनुशासन, वरिष्ठता और नियम कायदे लागू होते हैं। अगर उसमें सारी योग्यताएं हो भी तो क्या पता कब कोई खानदानी नेता आए और सब किए कराए को मिट्टी में मिला दे। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की यही तो व्यथा है कि सालों मेहनत करने के बाद भी उन्हें मौका मिलेगा या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से 3 सांसद एक ही परिवार से आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेहरू गांधी परिवार। ये परिवार इस सूची में सबसे ऊपर है। वहीं तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार, तो उत्तर प्रदेश में यादव व चौधरी परिवार, उत्तराखंड में बहुगुणा परिवार, तो कहीं मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार, बिहार में लालू और पासवान परिवार, तो महाराष्ट्र में पवार व ठाकरे परिवार, वहीं हरियाणा में 3 लाल परिवार। भारत की राजनीति में इन राजनीतिक परिवारों का दबदबा दशकों से चला आ रहा है। वहीं बात करें अगर चुनाव की, तो हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की हवा सरगर्म है। करीब 4 दशक से हरियाणा की सियासत बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। हरियाणा राज्य के 2019 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों वंशों की तीसरी या चौथी पीढ़ी को चुनाव लड़ते देखा जाएगा। हरियाणा राज्य में 21 अक्टूबर को मतदान होना है। लाल वंश के 10 सदस्य चुनावी मैदान में उतरे हैं। 4 बार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे बंसीलाल के परिवार से 3 सदस्य, वहीं 3 बार मुख्यमंत्री रहे भजनलाल के परिवार से 3 सदस्य 2019 के विधानसभा चुनाव में अपना हाथ आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री रहे देवीलाल के परिवार से 5 सदस्य 2019 विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में चौटाला खानदान, जो कि देवीलाल से शुरू हुआ था, अब 2 टुकड़ों में बंट चुका है। हरियाणा के 2019 के विधानसभा चुनाव से ये भी साफ हो जाएगा कि चौटाला खानदान के कौन सा चश्मोचिराग सबसे ज्यादा असरदार है। इसे 2 परिवार के आपसी मतभेद के तौर पर भी देखा जा रहा है। इंडियन नेशनल लोक दल के नेता ओम प्रकाश के 2 बेटे अजय और अभय में से अजय अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला के साथ जेल में बंद हैं। ऐसे में चौटाला खानदान की राजनीतिक कमान अभय चौटाला के हाथ में चली गई है। भारतीय बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रणबीर महेंद्र बगरा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दिग्वंत बंसीलाल के परिवार से उनके दामाद और पूर्व विधायक
धर्मवीर सिंह शैरान चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक कुलदीप बिश्नोई को दोबारा आदमपुर से, वहीं उनके बड़े भाई और हरियाणा राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन को पंचकुला से टिकट दिया गया है। फतेहाबाद से भाजपा उम्मीदवार दुराराम भी भजन लाल के परिवार से संबंध रखते हैं। आपको बता दें 21 सितंबर को जब चुनाव की घोषणा हुई, उसी दिन दुराराम भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के परिवार से इस बार चुनावी मैदान में 5 सदस्य उतरे हैं। उनके बेटे रंजीत सिंह को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद सिरसा जिले से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना नामांकन भरा है। इंडियन नेशनल लोक दल की अगुवाई कर रहे ओम प्रकाश चौटाला ने इस बार चुनावी मैदान में अपने बेटे अभय सिंह को उतारा है। INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल से टूटकर बनी जननायक जनता पार्टी की अगुवाई ओम प्रकाश के दूसरे बेटे अजय चौटाला कर रहे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। चलिए आपको इन 3 लाल के राजनीतिक जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। बंसी लाल ने 1966, 1972, 1986 व 1996 में 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद की गद्दी संभाली। 1966 में हरियाणा के गठन के बाद राज्य का अधिकांश औद्योगिक व कृषि विकास, या यूं कह लें कि विशेष रूप से बुनियादी ढांचे का निर्माण बंसीलाल की अगुवाई के कारण ही हुआ है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बंसीलाल ने हरियाणा राज्य के गांव में बिजलीकरण व पर्यटन राजमार्ग के मॉडल तैयार किए थे, जिसके बाद कई राज्यों में इस मॉडल को इस्तेमाल किया गया है। शुरू से ही बंसीलाल को समुदाय के उत्थान में गहरी दिलचस्पी थी, जिसके कारण उन्हें एक लौह पुरुष माना जाता है। वहीं 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के किसानों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल ने किसान आंदोलन शुरू किया गया। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा के समय देवीलाल व सभी विपक्षी नेताओं को 19 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया था। 1977 में आपातकाल के बाद देवीलाल हरियाणा से जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लोक दल का गठन भी किया। 1987 के राज्य चुनाव में देवीलाल के नेतृत्व वाले 90 सदस्य सदन में 85 सीटों पर जीत हासिल कर देवीलाल दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद देवीलाल किसानों के नेता के रूप में उभरे। भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार सत्ता की कमान संभाल चुके हैं। राजीव गांधी के प्रशासन के दौरान कृषि, वातावरण व वन विभागों का कार्यभार भजन लाल के कंधों पर ही था। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद भजन लाल हरियाणा से जनता पार्टी में चुनाव लड़कर एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। उन्हें आया राम गया राम के एक उदाहरण के रूप में कुख्यात बना दिया गया, जिसमें अवसरवादी राजनेताओं ने कोई वफादारी नहीं दिखाई। क्या वंशवाद वाकई भारत में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुका है? आपके इस सवाल का जवाब आपको इस आंकड़े को देखने के बाद मिल ही जाएगा। मौजूदा लोकसभा में 28.6% सदस्य वंशानुगत हैं, 6.4% इंडस्ट्री या बिजनेसमैन से सीधे आए हैं और 9.6% सदस्य अन्य तरह के कनेक्शनों से लोकसभा में आए हैं। यानी 46.8% सदस्य ही मात्र ऐसे हैं जो वंशानुगत नहीं हैं। अगर बात करें राज्यों की तो पंजाब में 77% लोकसभा सदस्य वंशानुगत हैं, दिल्ली में 71.7%, हरियाणा में 70%, उत्तर प्रदेश में 38.8%, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में 38.1%, पंजाब में 13 सांसदों में से 10 सांसद वंशानुगत हैं। वहीं दिल्ली में 7 सांसदों में से 5 सांसद, हरियाणा में 10 सांसदों में से 7 और उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों में से 31 वंशानुगत हैं। बिहार में सिर्फ 9 लोकसभा सांसद वंशानुगत हैं, जो कुल लोकसभा सांसदों का 22.5% है। ऐसे में हैरान करने वाली बात यह है कि झारखंड में कोई सांसद वंशानुगत नहीं है। इन सदस्यों की संपत्ति की बात करें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक वंशानुगत लोकसभा सदस्य
वहीं गैर वंशानुगत लोकसभा सदस्य के मुकाबले औसतन 4.5% गुना अमीर हैं। अगर लोकसभा में सबसे अमीर 20 सांसदों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें 15 सदस्य वंशानुगत हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विधायक का बेटा विधायक बन रहा है तो सांसद का बेटा सांसद, कहीं मंत्री का बेटा मंत्री तो कहीं प्रधानमंत्री का बेटा या पोता प्रधानमंत्री बन रहा है। सत्ता चाहे दिल्ली की हो या यूपी की, भारत के कई राज्यों में इन गिने चुने परिवारों का ही वर्चस्व है जो दशकों से राज्य व देश की सत्ता संभालते आ रहे हैं। हमारा आपसे सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत देश में वंशवाद राजनीति को इतना महत्व दिया जाता है? क्या इसकी वजह भारत देश में सदियों से चली आ रही ऐसी प्रथाएं हैं जहां राजा का बेटा ही राजा बनता है? एक सवाल हमारा जनता से भी है, क्या कभी आपने वोट देने से पहले एक बार सोचा है कि जिस नेता को आप अपना कीमती वोट दे रहे हैं, क्या वो नेता वाकई आपके भविष्य को एक बेहतर भविष्य का रूप देगा? अगर नहीं तो आने वाले चुनाव में जरूर सोचिएगा। जिस वंशवादी नेता को आप अपना कीमती वोट दे रहे हैं उसने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, अगर किया तो आखिर किसके लिए किया? चाहे भले ही भारत देश की राजनीति में वंशवाद का बोलबाला दशकों से चला आ रहा है, लेकिन अगर जनता चाहे तो सदियों से चले आ रही इस परंपरा का आईना बदल सकती है, क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में जनता ही असली तंत्र है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे द न्याय सभा टीवी भारत।